तो शुभ समाचार में सबसे पहले देखिए नए भारत की नई तस्वीर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसका अंतिम निरीक्षण करेंगे। अगर सब कुछ संतोषजनक रहा तो माना जा रहा है कि आज ही जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो सकती है। दिल्ली वालों के लिए गुड न्यूज ये भी है कि 29 तारीख से दिल्ली हॉट एयर बलून राइड शुरू हो रही है। यानी इस वीकेंड आप परिवार के साथ दिल्ली के आसमानी दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में विकास की रफ्तार भी आगे हम आपको दिखाने वाले हैं। धार्मिक पर्यटन में विस्तार की संभावना को देखते हुए अयोध्या में होटल्स, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर में विस्तार किया जा रहा है। इसकी तैयारी की जा रही है। क्या है अयोध्या का डेवलपमेंट प्लान, इससे भी हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं। साथ ही गांधीनगर की गिफ्ट सिटी की भी आपको सैर करवाएंगे। ऐसा बिजनेस हब जो सिंगापुर और दुबई को भी मात देने का दम रखता है। गुड न्यूज ये भी है कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिल गई है। 20 साल बाद भारत में खेलों का महाकुंभ लगेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार ठिकाना दिल्ली नहीं अहमदाबाद होगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस की इंफिनिटी कैंपस का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। यानी स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक और छलांग लगाने को पूरी तरह से तैयार है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जेयर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि जेयर एयरपोर्ट के पहले चरण में 1334 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस स्टेज में रनवे, टैक्सीवे, टर्मिनल, पार्किंग और दूसरी सुविधाएं शामिल है। बैगेज हैंडलिंग, बोर्डिंग, सुरक्षा जांच और पैसेंजर मैनेजमेंट से जुटे टेक्निकल सिस्टम का ट्रायल सफल रहा। बुधवार को ही डीजीसीए और दूसरी एजेंसियों ने तैयारियों को हाई लेवल मीटिंग की। आज सीएम योगी जेवर एयरपोर्ट का अंतिम निरीक्षण करने वाले हैं। अगर सब कुछ मानकों के हिसाब से ठीक रहा तो माना जा रहा है कि आज ही एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो सकती है। निर्माण कार्य पूरा होते ही पहले घरेलू उड़ान और फिर कार्गो सेवाएं शुरू होंगी। इसके बाद चरणबद्ध तरीके से एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा और यात्री क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। खास बात यह है कि जेवर एयरपोर्ट पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया जा रहा है ताकि यात्रियों को यहां वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल सके। तो जेवर एयरपोर्ट आज जिसका जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और अगर सब कुछ मानकों के अनुसार ठीक रहता है तो आज ही एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख भी तय कर दी जाएगी। खास बात यह है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर यहां पर खास तौर पर फोकस किया गया है। देश की राजधानी दिल्ली को अब तक आपने सड़कों से, मेट्रो से और ऐतिहासिक स्मारकों से देखा होगा, लेकिन अब दिल्ली आपको एक नया नजारा दिखाने जा रही है और वो है आसमान से। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली में पहली बार हॉट एयर बलून राइड्स की शुरुआत कर दी है। इस वीकेंड आप अपने परिवार के साथ हॉट एयर बलून राइड्स का आनंद उठा सकते हैं। देखिए दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली में हॉट एयर बलून का ट्रायल हो चुका है। इसका ट्रायल खुद उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया। सराय काले खां के पास खूबसूरत बासेरा बैम्बू पार्क से हॉट एयर बैलून राइड का सफल ट्रायल किया गया। ट्रायल के बाद अपने अनुभव और पूरी जानकारी उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोशल मीडिया पर साझा की। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि यमुना किनारे डीडीए के बासेरा पार्क में दिल्ली की पहली हॉट एयर बैलून राइड का ट्रायल सफल रहा। एक काबिल और प्रोफेशनल ऑपरेटर द्वारा चलाई जाने वाली ये बैलून राइड सुरक्षा के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड को पूरा करती है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा शहर में शुरू की गई ये नई एडवेंचर एक्टिविटी दिल्ली को बेहतर रिक्रिएशनल सुविधाओं और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से भरपूर एक वाइब्रेंट शहर बनाने की दिशा में एक और कदम है। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि शनिवार से बासेरा में और उसके बाद आने वाले दिनों में असिता, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और CWG विलेज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली के लोगों के लिए बैलून राइड उपलब्ध होगी। बासेरा पार्क में शनिवार 29 नवंबर से आम जनता के लिए हॉट एयर बैलून राइड शुरू हो जाएगी। रोज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इसका संचालन होगा।
हालांकि मौसम खराब होने पर इसे रोका जा सकता है। डीडी ने इसके लिए प्रोफेशनल और क्वालिफाइड ऑपरेटर्स जो है वो नियुक्त किए ताकि हर राइड सुरक्षित और स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो रखी जा सके। लेकिन इसके अगर मैं शुल्क की बात करूं तो इस पूरे राइड का जो शुल्क है वो 3000 प्लस टैक्सेस पर पर्सन जो है वो रहने वाला है। एक समय पर 4 लोग इस पर जो है वो चढ़ सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। करीब 12 मिनट तक की ये पूरी राइड रहेगी। अगर इसके बाहर की मैं बात करूं तो इस पूरे हॉट एयर बलून में आपको 4 रस्सियां दिखेगी, जिसमें एक रस्सी 60 टन का वजन उठा सकते। तो आप लगा सकते हैं कि इसमें कितना भार उठाने की क्षमता है। लेकिन लोगों का ध्यान, सुरक्षा व्यवस्था का हर एक तरीके से ध्यान देते हुए इसमें एक समय में सिर्फ 4 लोग ही इसमें आनंद ले सकेंगे। फिलहाल अभी इस पूरे राइड की शुरुआत जो है वो बासेरा से की जा रही है, लेकिन इसके अलावा 4 और जगह पर ये राइड का आनंद अब दिल्ली वासी ले पाए। हॉट एयर बैलून यात्रियों को ऊंचाई से अक्षरधाम मंदिर, सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया गेट का ऊपरी हिस्सा और यमुना तट दिखाई देगा। नवंबर से फरवरी के ठंडे और अनुकूल बैलूनिंग सीजन में दिल्ली के लोग और बाहर से आने वाले पर्यटक हॉट एयर बैलून राइड का रोमांच उठा सकते हैं। दिल्ली से मनीषा लाड्डा, गुड न्यूज टुडे। भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्काईरूट एरोस्पेस के हाईटेक इन्फिनिटी कैंपस का शुभारंभ करेंगे। ये कैंपस करीब 2 लाख वर्ग फीट में बनाया गया है। इसके जरिए डिजाइन, निर्माण और टेस्टिंग तीनों को एक ही जगह पर अंजाम दिया जाएगा। इसी कार्यक्रम में ऑर्बिटल ग्रैंड रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण भी होगा। स्काईरूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता से लैस है। इससे देश के स्पेस टेक उद्योग की दिशा और गति दोनों में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद अयोध्या सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं रहा, ये भारत की उभरती पर्यटन अर्थव्यवस्था का नया इंजन बनकर सामने आया है। संपूर्ण निर्माण और ध्वजारोहण के बाद अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी के आसार हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2028 तक अयोध्या से धार्मिक पर्यटन के जरिए 18,000 करोड़ के राजस्व की उम्मीद है। श्री राम मंदिर के संपूर्ण हो जाने के ऐलान के बाद अयोध्या अब आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन चुका है। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या को सदियों पुराना सुकून और उसका ऐतिहासिक वजूद वापस मिल गया है। यहाँ का गौरवपूर्ण इतिहास एक बार फिर जीवंत हो चुका है और अयोध्या देश के टूरिज्म मैप पर एक बार फिर से चमकने लगा है। राम मंदिर ने अयोध्या की लोकप्रियता को ऐसी ऊंचाई दी है कि आने वाले समय में भारत का सबसे प्रभावी पर्यटन केंद्र बन जाएगा। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या में पर्यटन के मोर्चे पर जबरदस्त उछाल दिख रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या से रोजगार के द्वार खुलते जा रहे हैं। खासकर मंदिर परिसर के आसपास पूरे टूरिज्म इकोसिस्टम में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। लगातार बढ़ते पर्यटन संभावनाओं से स्थानीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त फायदा पहुंचा है। पूजा सामग्री, प्रसाद और स्मृति चिन्ह बेचने वाले दुकानदारों की आय कई गुना बढ़ी है। अब रामपथ, कनक भवन, श्री हनुमानगढ़ी मार्ग और आसपास के क्षेत्र सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी समृद्ध दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये राम मंदिर बना, अयोध्या यहाँ पर विकसित हुआ, तब तक ये छोटा मोटा जो रेडी लगाने वाले उनका भी व्यवसाय अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। अब पहले ये इतना भी विकसित नहीं था, आज बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। छोटा मोटा जो पहले छोटा रेस्टोरेंट था, आज उस छोटा रेस्टोरेंट आज बड़ा लेवल पे पहुंच गया है। देखा जाए तो यहाँ पर्यटक का बढ़ावा तो हुआ है। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बिजनेस कम हुआ है। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और सभी का बेनिफिट्स हो रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्री राम मंदिर के पूर्ण होने के बाद अयोध्या की पर्यटन अर्थव्यवस्था 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व पैदा कर सकती है। ये सिर्फ धार्मिक पर्यटन का उभार नहीं बल्कि होटल, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी और रिटेल सेक्टर में अभूतपूर्व विस्तार का संकेत है। अयोध्या के लिए ट्रेनों के अतिरिक्त फेरे, बस रूट्स पर यात्री संख्या में कई गुना वृद्धि, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोजाना बढ़ती फ्लाइट, सड़कों और हाईवे का तेज विकास,
इन सब का असर यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या पर हुआ है और ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। साल 2017 में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2.84 लाख थी और 2021 तक ये आंकड़ा करीब ऐसा ही रहा। लेकिन 2022 में राम मंदिर श्रद्धालुओं के खुलने के बाद ये आंकड़ा बढ़कर 2.39 करोड़ हो गया। 2023 में यहाँ श्रद्धालुओं के पहुंचने वालों की संख्या 5.75 करोड़ हो गई, तो 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 16.44 करोड़ हो गया। 2025 में जनवरी से जून के बीच यहाँ 23 करोड़ टूरिस्ट पहुंच चुके हैं और इस साल के अंत तक ये आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। यूपी सरकार अयोध्या की असीम संभावनाओं को समझ रही है, इसलिए न सिर्फ अयोध्या को भव्य बनाने के तमाम प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, बल्कि यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। राम मंदिर सिर्फ रामनगरी के विकास की वजह नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में तरक्की की गारंटी है। हम लोगों का प्रयास रहता है कि लोग आने पर लोगों के लिए फैसिलिटीज क्रिएट करें। यहाँ पर सड़कों पर काम हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटकों के लिए और साइट्स डेवलप की जा रही है। सरयू घाट के सभी घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो कल्चर डिपार्टमेंट का है, वो भी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ कराती है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम जो कि अभी अंडर रिनोवेशन है, वो भी जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगा। टाटा द्वारा भी एक टेम्पल म्यूजियम यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा भी गुप्तार घाट का विकास हुआ है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर नया बस अड्डा भी बन रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अयोध्या में पर्यटन की वजह से रोजगार में बढ़ोतरी हुई है और फिलहाल यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 8 से 12 हजार करोड़ का कारोबार हो रहा है, जो जल्द ही बढ़कर 18,000 करोड़ तक पहुँचने का अनुमान है। जानकारों का मानना है कि अयोध्या का उभार उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। राम मंदिर, सांस्कृतिक पर्यटन और विश्व स्तरीय सुविधाओं का ये कॉम्बिनेशन आने वाले वर्षों में पूरे भारत की आर्थिक दिशा बदलने का दम रखता है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खेल की दुनिया में भारत के लिए शानदार खबर। भारत को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल गई है। गुजरात के अहमदाबाद को 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए होस्ट शहर के तौर पर ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी सहित खेल जगत की हस्तियों ने इसे देश के लिए गर्व का पल बताया है। एक 140 करोड़ देशवासियों को जिस पल का बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उस पर आधिकारिक मोहर लग गई है। Delighted to confirm that India, Ahmedabad is hereby duly appointed by unanimous resolution as the host of the 2030 Games. स्कॉटलैंड के ग्लासगो में कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक के बाद जैसे ही अहमदाबाद को होस्ट सिटी घोषित किया गया, जश्न शुरू हो गया। साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के बाद पहली बार कोई बड़ा ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट मिला है। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट जनरल असेंबली के दौरान 74 कॉमनवेल्थ सदस्य देशों और क्षेत्रों के डेलीगेट्स ने भारत की बोली को औपचारिक मंजूरी दी। इस फैसले पर वहां मौजूद भारतीयों ने गुजरात अहमदाबाद साल 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इस अनाउंसमेंट पर स्कॉटलैंड के ग्लासगो में तो जश्न मना ही, पूरे देश में भी उल्लास छा गया। खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, नेताओं के साथ देश की दिग्गज हस्तियों ने अपने अपने तरीके से खुशी का इजहार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने पर खुशी जताई। पीएम ने इस देश के लोगों और भारत के खेल जगत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। एक्स पर अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, खुशी है, भारत ने सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी की बोली जीत ली है। भारत के लोगों और स्पोर्टिंग इकोसिस्टम को बधाई। यह हमारा कमिटमेंट और खेल की भावना है जिसने भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग मैप पर मजबूती से जगह दिलाई है। वसुदेव कुटुंबकम की सोच के साथ हम इन ऐतिहासिक खेलों को बड़े जोश के साथ मनाने के लिए उत्सुक हैं।
हम दुनिया का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में अपने 100 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में 2030 का संस्करण विशेष रहेगा। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल करना इसलिए अहम है क्योंकि देश 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी हासिल करने की दौड़ में भी है। इसके लिए भी अहमदाबाद को ही मेजबान शहर के रूप में पेश किया गया है। देश के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलना भारत के लिए गौरव का क्षण है क्योंकि देश 2047 तक खेलों में महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बड़ी स्कीम, ऐसी बड़ी स्पोर्ट्स हमारे देश के युवा एथलीट को अपॉर्चुनिटी देती है। देश का स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दिखता है। नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की उभरती हुई स्पोर्ट्स ताकत का 2030 में हम सब लोग प्रत्यक्ष देख भी पाएंगे। भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया था, लेकिन 2030 में इन खेलों को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। इसकी वजह है कि अहमदाबाद ने पिछले एक दशक में अपने खेल ढांचे को नए लेवल पर पहुंचाया है। राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अहमदाबाद की मेजबानी योजना कॉम्पैक्ट, आधुनिक और पूरी तरह एथलीट केंद्रित रहेगी। 2030 में राष्ट्रमंडल खेल के दौरान कई जगहों पर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। खेल के इस महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जोर शोर से तैयारी जारी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव एशिया के सबसे बड़े मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सों में से एक है, जो इस गेम का मुख्य केंद्र होगा। गुजरात पुलिस एकेडमी और अहमदाबाद में नारायणपुरा स्थित वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सहायक सेंटर होंगे। आधुनिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, अत्याधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आवास सुविधाएं 2030 से पहले पूरी तरह तैयार होंगी। गेम्स में पैरा स्पोर्ट्स का पूरा एकीकरण, 100% एक्सेसिबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड वेन्यू और जीरो वेस्ट ऑपरेशंस शामिल होंगे, जिससे ये अब तक के सबसे सस्टेनेबल गेम्स बनेंगे। गुजरात में इसका आयोजन हम सभी के लिए गौरव का विषय होगा और इससे खेल प्रतिभाओं को नई उड़ान तथा दीर्घकालीन विकास के अवसर मिलेंगे। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी विकसित भारत 2047 और विकसित गुजरात के विजन को साकार करने में मील का पत्थर होगी। इन खेलों की मेजबानी गुजरात को तेजी से देश की खेल राजधानी के रूप में बदल देगी। इससे राज्यों में लोगों को रोजगार मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा और लोगों की जीवन शैली बदलेगी। राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए भारत को नाइजीरिया के अबुजा शहर से कड़ी टक्कर मिल रही थी, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने 2034 के खेलों की मेजबानी के लिए अफ्रीका के शहर के नाम पर विचार करने का फैसला किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों की आम सभा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व खेल संयुक्त सचिव कुणाल, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और गुजरात के खेल मंत्री हर्ष संघवी सहित कई लोगों ने किया। आखिरकार 2 दशक बाद वो पल आ गया जब हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ सपने नहीं देखता, सपनों को हकीकत में बदलता भी है। अब 2030 में पूरी दुनिया देखेगी राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य शताब्दी समारोह, गुजरात का रंग और भारत का दम। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में देश की पहली ऑपरेशनल ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी बनकर तैयार है। 2007 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब उन्होंने इस गिफ्ट सिटी की परिकल्पना की थी। देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक वेस्ट सिस्टम और यूटिलिटी टनल के साथ कई ऐसी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं जो इसे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाती हैं। देखिए फिनटेक सिटी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। गगनचुंबी इमारतें, चमचमाती सड़कें, तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिक संगम। गुजरात के गांधीनगर में साबरमती के किनारे बसी एक ऐसी सिटी जिसने भारत को दुनिया के बड़े वित्तीय नक्शे पर मजबूती से खड़ा कर दिया है। गिफ्ट सिटी यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस फिनटेक सिटी की परिकल्पना की थी, वह अब मूर्त रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ये गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के तौर पर गांधीनगर में
बड़े स्तर पर जाना जा रहा है, जो कि देश का पहला ऐसा इंटरनेशनल ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जहां से फाइनेंस यानी देश की वित्तीय व्यवस्थाओं को लेकर के काम चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यहां पर आईटी हब भी बन रहा है। बहुत सारे लोगों को बड़े स्तर पर रोजगार मिल रहा है और आपको वो तमाम तस्वीरें यहां से दिखाएगी कि किस तरीके से यहां विकास का काम हो रहा है। जिस परिकल्पना को प्रधानमंत्री ने देखा था, अब वह विकसित भारत की ओर यानी कि 2047 तक के लिए बड़े स्तर पर यहां पर काम किया जा रहा है और इसको लेकर के यहां तैयारियां क्या हैं आपको दिखाते हैं। 1000 एकड़ में बना ये स्मार्ट फाइनेंशियल हब आज दुबई, सिंगापुर और हांगकांग को चुनौती दे रहा है। 2018 में इस सिटी में 84 ऑफिस थे। आज यहाँ दुनिया के 38 बड़े बैंक, 2 इंटरनेशनल एक्सचेंज समेत 1100 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग सुविधाएं भी मौजूद हैं, जिसमें 38 ऐसी बैंकिंग सेवाएं यहां पर दी जा रही हैं, जिसमें स्टैंडर्ड चार्टर्ड, HSBC, JP मॉर्गन सिटी, इसके साथ साथ दूसरी अन्य बैंक्स यहां पर मौजूद हैं, जिनका करीब $100 बिलियन के आसपास पूरी संपत्ति है। तो इसके साथ साथ करीब $182 बिलियन का लेन देन बैंकिंग स्तर पर इनके द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, इन कंपनियों के साथ साथ जो गिफ्ट सिटी के अंदर 52 ऐसी बीमा कंपनियां हैं जो कि देश और इसके साथ साथ जो विदेश से लोग बीमा करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को लेकर के, वो भी यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि गिफ्ट सिटी की खासियत यह है कि यहां पर वित्तीय लेन देन को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक हैं उनको भी इसमें समाहित किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ फिनटेक कंपनियां जो यहां पर मौजूद हैं, यानी कि फाइनेंस और टेक से जुड़ी हुई कंपनियां, वो भारी मात्रा में जो है लोगों को रोजगार भी दे रही हैं। भारत का न सिर्फ ये उभरता ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस है, बल्कि विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेटिक वेस्ट सिस्टम, पहली यूटिलिटी टनल और 24/7 बिजली सप्लाई ने गिफ्ट सिटी को सपनों का शहर बना दिया है। जितेंद्र बहादुर सिंह, गांधीनगर, गुड न्यूज टुडे। इस गिफ्ट सिटी में तमाम वो हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी ही जिनकी एक आम इंसान उम्मीद कर सकता है। सबसे बड़ी बात यहाँ करीब 5.5 किलोमीटर लंबे टनल में बिजली, पानी, इंटरनेट, कूलिंग सिस्टम और फायर सर्विस सब कुछ एक ही टनल के अंदर रखा गया है। दिल्ली, मुंबई समेत भारत के किसी भी बड़े शहर की आम समस्या है बिजली, पानी, सड़क। वो समस्या यहाँ नहीं है। ना तो यहाँ कभी बिजली जाती है, न पानी सप्लाई की दिक्कत होती है और न ही यहाँ बिजली पानी की पाइपलाइन बिछाने या ठीक करने के लिए सड़कों की खुदाई होती है। जब 2007 में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, तो उनका एक विजन था कि एक तो हम क्यों नहीं एक फाइनेंशियल सेंटर बनाएं जो सिंगापुर, हांगकांग या पास में दुबई, वैसा वो सब चीज़ें यहाँ क्यों नहीं हो सकती। तो फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अब चूँकि हम बनाएंगे ही, तो क्यों नहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का हो कि एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, विश्व में सबसे मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहां आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें। तो आज ये 2025 हुआ, 18 साल के बाद देखें, वो पूरा जो सपना था साकार हो गया। यहाँ इन सारी समस्याओं का समाधान यूटिलिटी टनल के रूप में मौजूद है। दिल्ली में हमने देखा कि जब भी कोई नए इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना होता है तो उस दौरान जो है पूरा खुदाई करना पड़ता है और सड़कों पर हमने देखा कि धूल मिट्टी हो जाती है। लेकिन जो गिफ्ट सिटी बना है, यहाँ पर पहले से ही इतनी लंबी टनल बना करके ये तय कर दिया गया है कि हर एक बिल्डिंग तक डायरेक्ट वहां पर पहुंचने के लिए इस यूटिलिटी टनल के जरिए ही सारा कुछ सप्लाई होगा। साथ ही वेस्ट वाटर हो या फिर इसके साथ साथ जो वहां पर कूलिंग सिस्टम हो, यानी कि हर एक बिल्डिंग में अगर कूलिंग सिस्टम पहुंचाना है तो उसके लिए बाकायदे पाइप्स लगाई गई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पोर्टेबल वाटर और सॉलिड वेस्ट को भी वहां से उस बिल्डिंग से हटाने के लिए भी ऐसे ही पाइप लगाई गई हैं। आप हमारे दाहिनी तरफ देख सकते हैं कि ये पूरा जो टनल सामने दिखाई पड़ रहा है, जो ये शहर है, इस शहर के अंदर हर एक बिल्डिंग तक इसको पहुंचाया गया है। इसको टनल को करीब 16 किलोमीटर लंबा इसको होगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर में 5 किलोमीटर तक इसको पूरी तरीके से खोद करके तैयार किया गया है।
करीब 5.5 किलोमीटर लंबे इस टनल में बिजली, पानी, इंटरनेट, कूलिंग सिस्टम और फायर सर्विस सब कुछ एक ही टनल के अंदर रखा गया है। एक सबसे नीचे आप देखेंगे तो ये ग्रीन पाइपलाइन है, चिल वाटर पाइपलाइन। ये चिल वाटर पाइपलाइन क्या कर रहा है कि ये पूरी सिटी का सेंट्रली सिटी लेवल पे एक प्लांट है, चिल वाटर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट। वहाँ से पूरी सिटी का एसी नीड पूरी कर रहा है। एसी के लिए हमको जो ठंडी हवा चाहिए होती है, यहाँ से ठंडा पानी जाता है और वो ठंडी हवा में कन्वर्ट होता है और वो एसी नीड पूरी करता है पूरी सिटी का। सो एक इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है चिल वाटर पाइपलाइन। सेकेंड है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में क्या हो रहा है कि जो हम घर में देखते हैं कि हम कचरा निकालते हैं, गीला सूखा कचरा, फिर गाड़ी आती है ले जाती है, सेग्रीगेशन होता है नहीं होता है, फिर डंपिंग होता है, पॉल्यूशन होता है, तो वो सारा सॉल्यूशन हमने उसको ऑटोमेशन पे ले आए हैं हम लोग। बिल्डिंग लेवल पे हर एक फ्लोर बेसमेंट पे शूट से कनेक्टेड है, सारा कचरा एक ही जगह आता है, इस पाइप के थ्रू प्लांट पे जाता है, प्लांट पे ऑटोमेटिकली उसको हम सेग्रीगेट करते हैं और उसका एंड सॉल्यूशन लाते हैं। सो हम लोग वहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन एकदम कम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, पिकिंग अप, डंपिंग ऑफ, ये सब चीजें निगेट कर देते हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर सिटी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। 400 से ज्यादा एआई कैमरों की मदद से पूरे शहर पर नजर रखी जाती है। ट्रैफिक, पानी, बिजली, फायर अलर्ट, पब्लिक सेफ्टी और एआई सर्वेलांस सब कुछ रियल टाइम में मॉनिटर होता है और किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन शुरू हो जाता है। यहाँ का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी कि C4 किस तरीके से बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाईटेक स्मार्ट सिटी है और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि हर एक तस्वीर आपको जो भी सड़क पर मूवमेंट करता है इस शहर के अंदर, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए ली जाती है। दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर सीवेज प्लांट जो लगाया गया है या फिर 5 तरीके के जो कंट्रोल सिस्टम यहां पर लगे हुए हैं, पावर, DCS, इसके साथ साथ WTP, AWCS और STP, ये 5 तरीकों का जो इस्तेमाल यहां पर किया जाता है, जिसके जरिए अगर पानी सप्लाई हो रही है टनल के द्वारा उस पर भी रोक लगाया जाता है और इसके साथ साथ अगर सीवेज प्लांट से वहां से कुछ कचरे को बाहर निकालना है तो उसको भी इसी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो बनाया गया है गिफ्ट सिटी के अंदर, उसके द्वारा यहां से किया जाता है। तो इस तरीके का हाईटेक पूरी तैयारी इस गिफ्ट सिटी के अंदर है जो कि गुजरात में इस वक्त है और ये कह सकते हैं कि भारत का पहला ऐसा ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी है जिसको कि यहां पर तैयार किया गया है। गिफ्ट सिटी तैयार है लेकिन अभी इसका और विस्तार हो रहा है। 2030 तक इसके पूरे होने की उम्मीद है। फिलहाल 30,000 के करीब लोग काम कर रहे हैं और अगले कुछ सालों में ये संख्या 1 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। कुल मिलाकर भारत का ये नया वित्तीय और तकनीकी शहर अब वैश्विक रेस में है और दुनिया के बड़े वित्तीय केंद्रों को सीधी चुनौती दे रहा है। जितेंद्र बहादुर सिंह, गांधीनगर, गुड न्यूज टुडे।